Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट शीट। ओके, व्हाट इज द शीट ऑल अबाउट? तो ये आपके जो टोटल इनकम के जो कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं, ऐसे एडजस्टमेंट जिनकी वजह से आपका टोटल इनकम का पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है, रुक जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, या ये एडजस्टमेंट्स की वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, या ऐसे एडजस्टमेंट जो आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, उसको हमने सारे लोगों को एक शीट में कंपाइल किया हुआ है। और ये जो शीट, अगर ये पीडीएफ आप बाय करना चाहते हो तो नीचे प्रोडक्ट लिंक दी गई है, वहां से आप बाय कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, जिन लोगों ने क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक खरीदा है उन लोगों के लिए फ्री है। और ऐसे तो हम आपको व्हाट्सएप में शेयर कर देते हैं। इन केस कि अगर किसी को शेयर नहीं हुआ है किसी बच्चे को, तो वो हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट, हमने इसका नाम रखा है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट जो है वो टॉपिक वाइज लिस्टेड है और कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखने के तरीके से रखी गई है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है ओवरऑल एडजस्टमेंट की बात की गई है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है सर, वो क्या बात करता है? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बोलता है कि अगर क्वेश्चन बोलता है, इफ क्वेश्चन सेज कि फाइंड आउट दी टोटल इनकम वेयर टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपको दोनों रिजीम से सॉल्व करना है। या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, तो इसका मतलब भी यही है कि आपको सॉल्व करना है बोथ रिजीम से। या तो लिखा हुआ है क्या कि जहां पर टैक्स लायबिलिटी मिनिमम है वो वाला क्या बोलते हैं मेथड बताओ, या फिर बताओ कि मोस्ट बेनिफिशियल मैनर कौन सा है। तो मतलब आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और ऑप्शनल दोनों से सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर कि मैं पॉइंट नंबर 1 से डन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में आप क्या अज्यूम करते हो कि ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है उसमें ये इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? तो नॉर्मली अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा है तो आपको एक्सक्लूडेड ही अज्यूम करना है कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ऊपर नहीं दिया गया है। जैसे बट अगर फॉर एग्जांपल एडिशनल इन्फॉर्मेशन की पॉइंट स्टार्ट होता है और बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड, मतलब वो ऊपर जो पीएल का पॉइंट है उससे रिलेट कर रहा है। अगर डायरेक्टली दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000, पीएल में कुछ नहीं दिया म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में, तो इसका मतलब ये ऊपर से कनेक्टेड नहीं है और ऊपर में ट्रीटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट थे वो ओवरऑल एडजस्टमेंट थे कि ये आपको पूरे क्वेश्चन में पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आजकल जो जनरली आ रहा है, तो जनरली आ रहा है क्या, डिफॉल्ट एक्शन वो ऑप्शनल दोनों सॉल्व करके आंसर निकालने बोल रहा है, और ये बहुत ही जनरली पूछ रहा है एग्जाम में। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 115 बीएससी के एडजस्टमेंट याद रखो। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया है सर, मेमोरी लाइन बनाई है, और मेमोरी लाइन आपको हेड टू हेड वाइज याद करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करता है, सबसे पहले बात करता है कि सैलरी हेड। सैलरी हेड के अंदर की लाइन क्या है? सैलरी हेड के अंदर की लाइन है कि प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट सीटीडी। ये हमारी मेमोरी लाइन है। क्या है? प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट सीटीडीसी। ठीक है, अब इसको रिलेट कैसे करोगे? तो प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल टैक्स की रिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती थी वो नहीं मिलेगी। लीव ट्रेवल कंसेशन का जो एग्जामेशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। हाउस मतलब एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जामेशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। अलाउंसेस मतलब ऑल अलाउंसेस के रिस्पेक्ट पे जो एग्जामेशन आपको मिलती थी, चाहे एचआरए हो, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस हो, वो नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सीटीडीसी। सी मतलब व्हाट योर कम्यूटेशन, सी मतलब व्हाट कम्यूटेशन, टी मतलब व्हाट योर ट्रैवलिंग, डी मतलब व्हाट योर डेली, और सी मतलब व्हाट योर कन्वेंस। तो ये सीटीडीसी मिल जाएगा सर, उसके अलावा ये ऊपर दिए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। मतलब ऑल अलाउंसेस रिडक्शन नहीं मिलेगी लेकिन सीटीडीसी का रिडक्शन मिल जाएगा। तो कम्यूटेशन, ट्रैवलिंग, डेली और कन्वेंस, इसका रिडक्शन मिल जाएगा। एक चीज आपको याद दिला देती हूँ, कम्यूटेशन पे एग्जामेशन मिलती थी 3200 रुपए पर मंथ, वो भी सिर्फ हैंडीकैप बच्चों को, हैंडीकैप लोगों को, नॉट बच्चों को, हैंडीकैप लोगों को। ठीक है, बाकी ये तीनों तो आते हैं किसमें, क्या बोलते हैं,
ये तीनों वो वाले अलाउंसेस है जिसमें आपको खर्चा करोगे उतना एग्जाम्पशन है, जितना जेब में बचा लिया वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो अमाउंट स्पेंट इज देयर एग्जाम्पशन। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये बात हो गई सैलरी हाइट की। सैलरी हाइट में एक पॉइंट और है क्या, कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितनी हो जाती है 75,000 फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ऑप्शनल में कितना है 50। तो ये बात किसकी हो गई, आपकी सैलरी हेड की जो बात है वो हो चुकी है। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFHP की। एसओपी का इंटरेस्ट इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, एसओपी इंटरेस्ट इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं मिलेगा। तो एसओपी का इंटरेस्ट जो कौन सा आपको जो 2 लाख और 30,000 की डिडक्शन मिलती वो नहीं मिलेगी। इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस जो हम लोग 2 लाख रुपए करते थे वो नहीं मिलेगा। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो हम लोग नॉर्मली 8 साल तक अलाउड होता है वो भी अब नहीं, वो जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 चीजें नहीं मिलेगी, एसओपी के इंटरेस्ट रिडक्शन, इंटरहेड एडजस्टमेंट और कैरी फॉरवर्ड ऑफ। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में क्या असर नहीं मिलेगा, तो पीजीबीपी की मेमोरी लाइन है, क्या है पीजीबीपी की मेमोरी लाइन, एससीजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। ये लाइन है, एससीजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो एससीजेड मतलब 10AA का रिडक्शन, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रिडक्शन जो सेक्शन 32 आई होप 1(2)A में डील करता है। ठीक है, तो वो वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 में भी कौन सा वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, इन हाउस रिसर्च मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स नहीं मिलेगा, और स्पेसिफाइड में 35AD का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 10AA पूरा नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक में सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स है वो नहीं मिलेगा, और स्पेसिफाइड में स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता है किसकी, आईएफओएस, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बोलता है ये कि चाइल्ड क्लबिंग अलाउंस, ठीक है, जो आप 1500 रुपए पर चाइल्ड जो एग्जेम्पशन मिलती है पेरेंट्स को जो चाइल्ड की इनकम को क्लब करते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो वो वाली भी नहीं मिलेगी, किसमें, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। फिर सेट ऑफ लॉसेस में क्या है, कि सेट ऑफ लॉसेस में बोलता है कि ऊपर के जो डिडक्शंस है, ठीक है, उनके लॉसेस कवर नहीं, ठीक है, तो ऊपर के जो डिडक्शंस है उनके लॉसेस कवर होंगे क्या, नहीं होंगे। फिर एक और नई चीज क्या है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो क्या हो गई है, 4 लाख रुपए तक हो गई है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और दिस इज व्हाट योर 115 बीएससी का एडजस्टमेंट, जो कि एक पेज में खत्म हो जाता है, कि इतना आपको ध्यान रखना है 115 बीएससी सॉल्व करते टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करेंगे हेडवाइज, कि हेडवाइज कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस में डील किए गए हैं। हाँ, तो ये पूरे जितने हम लोग क्वेश्चंस कवर करते हैं प्लस पास्ट एग्जाम के कुछ या कुछ आरटीपी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो भी इस पे कवर्ड है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। अब क्या बोलता है ये, मिस्टर एक्स लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है उसने लोन लिया है, तो आप इसको टेकन भी कर सकते हो, टेकन लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, कितने का लिया है, 2 लाख का, और 1 जून 2025, तो 1 जून 2025 मतलब कितना होगा बेटा, 10 महीने का इंटरेस्ट आपको देना। ठीक है, रीपेबल इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि आपको जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है इक्वली, ठीक है, मतलब कि ऐसे आपको 2 साल में जमाना है कि हर क्वार्टर में आपका इक्वल पेमेंट है। तो 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 2 साल में बेटा 8 क्वार्टर होते हैं, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करोगे, 2 लाख डिवाइड बाय 8 0.25 मतलब 25,000 का रीपेमेंट आपका हर क्वार्टर में जाना चाहिए। कि अगर आपको 2 साल में 8 क्वार्टर में 2 लाख रुपए बटाने इक्वली, तो आपको हर क्वार्टर में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 25,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, 2 साल कब से स्टार्ट हो रहे, तो 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहे। तो बेटा भले ही लोन जून में लिया है लेकिन रीपेमेंट कब से चालू कर रहा है, अक्टूबर से चालू कर रहा है। अब
एसबीआई का जो रेट है 1/4/2025 9.5% पर एनम, और एम्प्लॉयर कितना ले रहा है 5.5%। तो एम्प्लॉय को फायदा कितना हो गया, मार्केट में मिल रहा है 9.5, वो दे रहा है 5.5, तो 4% का फायदा एम्प्लॉय को हो गया। यहाँ पे क्या करना है अपने को, परक्यूजिट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, तो उसने लोन लिया है तो जितना इंटरेस्ट 4% का जो उसको इंटरेस्ट का फायदा मिल रहा है वो टैक्सेबल करना है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे प्रीवियस ईयर किसके बारे में, तो प्रीवियस ईयर 25-26 का करेंगे। उसके बाद का हम लोगों को लेना देना है क्या, नहीं लेना देना। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो है वो 10 मंथ्स का लगेगा, कब का लगेगा, 10 मंथ का लगेगा, बट पेमेंट स्टार्ट होगा अक्टूबर 2025। पेमेंट कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा। भले ही हम इंटरेस्ट कब से पे करेंगे, जून से, क्योंकि लोन कब लिया है बेटा, जून में लिया है, तो भले हम इंटरेस्ट देना जून से शुरू करेंगे, लेकिन रीपेमेंट कब से चालू होगा, अक्टूबर से। लिया कितना है, 2 लाख रुपए, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने में लगेगा, 2 लाख रुपए में लगेगा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोग 2 लाख पे ही इंटरेस्ट देंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये जो कैसे कैलकुलेट हुआ है, 2 लाख रुपए आपका ये इंटू 4% एम्प्लॉय को चार्ज हो रहा है, इंटू 1/12, कि एक महीने का इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट अल्टीमेटली परक्यूजिट जो है वो कितना होगा। तो ये जो है वो यहाँ तक हो गया। फिर पहली रीपेमेंट आई 25,000 की, हमने कर दी, तो मैं 1,75,000 पे इंटरेस्ट दूंगी, तो मैंने 1 अक्टूबर को 25,000 भर दिया, अब मैं 1,75 पे इंटरेस्ट दूंगी। तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो 1,75,000 इंटू 4% साल का इंटू 1/12, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 583 रुपीज। उसके बाद फिर 1 जनवरी को अब 25,000 पेमेंट कर दिया, अब इस 3 महीने में हर महीने कैसे कैलकुलेट होगा, तो 1,50,000 इंटू 4% इंटू 1/12, क्योंकि मैं हर एक महीने का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस की कोई रीपेमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए 2 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, और उसके बाद जब प्रीपेमेंट होना चालू हो गया, रीपेमेंट चालू हो गया, तो फिर हम जो हमारा प्रिंसिपल है जिसपे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, उसका हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, परक्यूजिट जो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि रीपेमेंट दिया ही नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है, या तो फिर मंथली रीपेमेंट होता है या फिर ईयरली रीपेमेंट होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यहाँ पर आपको ऐसा अगर रीपेमेंट शेड्यूल आ जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये एक हम क्या कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में जो स्पेशल पॉइंट है उसको उठा के केस स्टडी टाइप डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू रिलेट करता है आरएफए से। क्या बोलता है, एम्प्लॉयर गेव आरएफए ओन्ड बाय हिम, उसने उसको घर की फैसिलिटी दी, ठीक है, इन दिल्ली और 1/4/2024, मतलब क्या इस साल में दी नहीं, पिछले साल का बता रहा है, एंड परक्यूजिट ऑफ आरएफए फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इज 92,000। मतलब इसका जो परक्यूजिट कौन क्या बेटा समझ जाओ, वैल्यूएशन की जो परक्यूजिट का वैल्यूएशन था पिछले साल का 92,000 था, और 92,000 रुपीज इसने पिछले साल टैक्सेबल किया। अब फर्नीचर प्रोवाइडेड विथ हाउस, घर के साथ फर्नीचर भी दिया जिसका कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए ऑन 1/1/2024, तो ये एक्स्ट्रा बता रहा है, ठीक है, कि हमने ये 92,000 के अंदर घर का वैल्यूएशन भी है और आपके फर्नीचर का वैल्यूएशन भी है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, 92,000 में घर का वैल्यूएशन भी है और फर्नीचर का वैल्यूएशन भी है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 92,000 रुपीज, और ये जो आपको फर्नीचर भले खरीदा था जनवरी में, बट दोगे तो घर के साथ ही, तो दिया कब, अप्रैल में दिया। पिछले साल की बात चल रही, पिछले साल घर भी मिल गया और साथ में फर्नीचर भी मिला। अब इस साल भी सेम घर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस साल भी आरएफए का कैलकुलेशन होगा। तो आपने एक प्रोविजन सुना होगा, प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में आरएफए मिला है तो इस साल का वैल्यूएशन है, नेक्स्ट ईयर भी अगर आप वो आरएफए को कंटिन्यू करते हो तो सेकेंड ईयर का जो वैल्यूएशन है वो फर्स्ट ईयर के वैल्यूएशन को इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस साल का वैल्यूएशन फर्स्ट ईयर के वैल्यूएशन इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन कैसे करोगे, वही जो सीआईआई वाला कैपिटल गेन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस साल का क्या करूंगी, आरएफए निकालूंगी, कि इस साल का आरएफए निकालूंगी। ठीक है, अब ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, सैलरी फ्रॉम आरएफए, मैंने पोर्शन जो है वो कॉपी कर लिया क्वेश्चन से।
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, BDBACTM, ठीक है, BDBACTM। अब जो आरएफए की सैलरी है 9,15,100, आरएफए की सैलरी है 9,15,100, तो इसका 10% होता है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन ऑफ आरएफए इक्वल्स टू 10% ऑफ सैलरी प्लस 10% ऑफ फर्नीचर। तो सैलरी का 10% हो गया 91,510 और इसका हो गया 15,000, तो टोटल हो गया 1,06,510। तो हमारा एक्चुअल में मेथड के हिसाब से आंसर कितना आया है, 1,06,510। बट इट कैन नॉट बी मोर देन, वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो पिछले साल का वैल्यूएशन क्या था, 92,000, पिछले साल का सीआईआई था 363, इस साल का कितना है 376, इंटू कर दो 95,295 रुपीज। तो ये 1,06,000 भला हमारा आंसर आया, बट हम टैक्सेबल कितना करेंगे, तो हमारा आरएफए का एक्चुअल वैल्यू होगा 95,295, ठीक है, और इतना ही अपन टैक्सेबल करें। तो ये बात करता है किसकी, आरएफए की। वो वाला पॉइंट था कि जो नेक्स्ट ईयर का वैल्यूएशन है वो इस साल पिछले साल के वैल्यूएशन प्लस सीआईआई इफेक्ट एडजस्ट करने के बाद से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उस पे एक प्रैक्टिकल पॉइंट जो है वो डाला गया है, ठीक है, और ये किसी आरटीपी का ही पॉइंट है। ओके, तो हमारे पास सैलरी में जो था वो दो ही पॉइंट है। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी में भी 4-5 केसेस है, तो ध्यान से रखना, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के केसेस जो है वो बहुत इजी होते हैं बट आते एग्जाम में, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब हमारे सभी केसेस को हमने क्या बोलते हैं, सिमिलर रखने के लिए मिस्टर ए को ओनर रखा है और मिस्टर बी को टेनेंट रखा है। जो ए है वो ओनर है, मतलब जो क्या जिसका घर है लैंडलॉर्ड है, और बी जो है वो किराएदार है, ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि ए हैज टू स्टोरीड बिल्डिंग, टू स्टोरी मतलब 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, कमर्शियल ओन्ड बाय हिम, वो क्या करता है, ओन करता है। बिजनेस इज कैरिड ऑन ग्राउंड फ्लोर हुज डब्ल्यूडीवी इज 8 लाख। तो यहाँ पे बिजनेस की बात की गई कि 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है, बिजनेस कैरी ऑन होता है, जिसकी डब्ल्यूडीवी जो है जो ग्राउंड फ्लोर की वो 8 लाख, ठीक है। उसके बाद ना ये जो है वो किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है बेटा हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर इज लेट आउट टू मिस्टर बी ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 35,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, 35,000 पर मंथ में रेंट कर दी उसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है, म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 पेड इक्वली बाय ए एंड बी। तो म्युनिसिपल टैक्सेस तो पूरे घर का है, तो ए ने पे किया होगा कौन सा, बिजनेस वाला, बी ने पे किया होगा कौन सा, लेट आउट वाला। एंड 10,000 म्युनिसिपल टैक्सेस रिलेट टू ग्राउंड फ्लोर वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सही ट्रीटमेंट किया है ना, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी किससे रिलेट करता है, बिजनेस से, 50% तो बिजनेस से रिलेट करता है, 50% जो है वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तो बोल रहे हैं 10,000 अपने पीएल में डेबिट किया है, तो विच इज वेरी राइट, क्योंकि बचा हुआ 10,000 जो है वो रिलेट करेगा किससे, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो 20,000 में 10,000 ए ने पे किया, 10,000 बी ने पे किया है, तो ए ने पे किया होगा अपने बिजनेस का, बी ने पे किया है लेट आउट वाले का। तो बी तो टेनेंट है ना, और जब टेनेंट म्युनिसिपल टैक्सेस पे करता है तो क्या वो ओनर को अलाउ होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 10,000 जो है वो क्या ए को अलाउ होगा, नहीं होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे देखोगे, अब सबसे पहले आ जाओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। यहाँ पर लिखा था 35,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करके हमारा आ जाएगा जीएबी। तो 35,000 इंटू 12 4,20,000, ठीक है। 35,000 इंटू 12 कितना आ गया आपका, 4,20,000। म्युनिसिपल टैक्सेस नील, क्योंकि वो किसने पे किया है, टेनेंट ने पे किया है, ठीक है। जो फ्लोर का रिलेट करता है वो टेनेंट ने पे किया, तो वो ओनर को अलाउ नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मिस्टर ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। अब पेमेंट किसने किया है, मिस्टर बी ने कर दिया, ठीक है। एनएवी आ गया 4,20,000। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर बार मिलती है वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 2,94,000। इंटरेस्ट अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे।
अब एक पॉइंट और, पीजीबीपी के अंदर जो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है, नो ट्रीटमेंट सिंस 10,000 ओनली डेबिटेड विच रिलेट्स टू बिजनेस पर्पस। ये जो 20,000 का जो म्युनिसिपल टैक्स है उसमें 10,000 तो बेटा बिजनेस वालों का ही था और वही डेबिट हुआ है। अगर 20,000 डेबिट कर देते हैं तो बचा हुआ 10,000 जो हाउस प्रॉपर्टी वाला है ना उसको हमको रिवर्स करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। बट ये ट्रीटमेंट इन लोगों ने सिर्फ सही किया है, 10,000 जो बिजनेस से रिलेट करता है, ग्राउंड फ्लोर से रिलेट करता है, बस उसी को डेबिट किया है। इसीलिए हम पीजीबीपी में कोई ट्रीटमेंट नहीं करें। तो ये वाली जो केस स्टडी है उसका तो भैया दो ही ट्रीटमेंट है, एक हाउस प्रॉपर्टी में अपनी ये इनकम आ गई, जीएबी डाल दिया, म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं आएंगे, 30% माइनस कर, और पीजीबीपी में कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, तो अब ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है आपके बड़े से क्वेश्चन में, तो आप हड़बड़ा जाते हो, तो इसलिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो रिवाइज कराया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कम हियर, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है ये कि मिस्टर ए ओन अ बिग हाउस विथ 2 इंडिपेंडेंट यूनिट। ए के पास 2 यूनिट है, ठीक है, दो क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं बिग बड़ा हाउस है जिसके 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है, आसपास यूनिट। अब जो यूनिट 1 है, मैं क्या ना यूज येलो कलर शॉप, जो यूनिट 1 है विद द 50% फ्लोर एरिया, ठीक है, इज लेट आउट एट 20,000 पर मंथ फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो ये तो पूरा क्या हो गया, लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, 50% फ्लोर एरिया लेट आउट कर रहा है 20,000 पर मंथ में पूरे साल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट 2 50% फ्लोर एरिया की जो बचा हुआ यूनिट 2 है 50% फ्लोर एरिया इज यूज्ड एज रेसिडेंस कम ऑफिस। तो बेटा जो यहाँ पर आपका जो 50% है वो रेसिडेंस कम ऑफिस है, मतलब 25-25% हो गया, तो 25 इस परसेंट 25 क्या 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 क्या, तो एसओपी वर्सेस आपका क्या हो गया, ऑफिस। ठीक है, कि 25% एरिया में क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और 25% एरिया में आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, खुद की बिल्डिंग में आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो। तो अगर मैं आपको इसको ऐसे रेशो में दिखाना चाहूँ तो 50% ये जो है वो क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, और जो 25% है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ये जो है वो क्या है, बिजनेस है। अब आई एम क्लियर। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है, अदर पर्टिकुलर्स, अदर पर्टिकुलर्स जो है वो सब पूरे घर का दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 3,60,000 पर एनम, फेयर रेंट है 4,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 4,00,000 पर एनम। ठीक है, तो ये डिटेल आपको दी गई है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 एज म्युनिसिपल टैक्सेस, कि रेंट रेट्स टैक्सेस में 10,000 रुपए जो म्युनिसिपल टैक्सेस की तरह इंक्लूडेड है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, मतलब पीजीबीपी से हटाना पड़ेगा। पीजीबीपी में भी कोई भी खर्चा कितना अलाउ होगा म्युनिसिपल, तो 25% जो है वो सिर्फ अलाउ होगा, कोई भी खर्चा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 75% तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है और 25% जो वो बिजनेस से रिलेट करता है, तो इसमें भी इसका 2,500 रुपए अलाउ होगा, 7,500 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम 11-12, नथिंग हैज बीन पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ आरओआई ₹80,000, कि 80,000 का आप जो इंटरेस्ट दिखा रहे हो ना ऑन कैपिटल बोरोड, ये हमने 11-12 में लिया था और अभी तक ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, ये ना पूरा का पूरा एड बैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, आप ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक अगर कोई इंटरेस्ट का खर्चा पे नहीं करोगे तो क्या वो अलाउ होता है, नहीं अलाउ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एड बैक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट रिसीव फॉर यूनिट 1, मिस्टर ए डेबिटेड नोशनल रेंट फॉर यूनिट 2 यूज्ड फॉर प्रोफेशन 2,40,000। मिस्टर ए क्या बोलता है कि भाई यूनिट 1 का रेंट तो इतना है, तो मैं क्या करता हूँ, यूनिट 2 का नोशनल रेंट जो है वो डेबिट कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एज ए बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, बट ये अलाउड है क्या, अलाउड नहीं, नोशनल रेंट आर नॉट टैक्सेबल नॉट डिडक्टेबल, तो दोनों अलाउ नहीं होगा, तो इसीलिए 2,40,000 रुपए जो है वो पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2,40,000 रुपए भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा ऐड हो जाएगा।
आई होप आपको सब समझ आ गया है। ये रेंट रेट टैक्सेस की बात कर रहा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करता है, और ये एक्चुअल रेंट रिसीव जो नोशनल रेंट है वो वाले पॉइंट की बात कर रहा है, नोशनल रेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कोई भी पॉइंट जो है वो पीजीबीपी प्लस हाउस प्रॉपर्टी मिला के, इस चीज को समझना कि ये क्या कॉम्बिनेशन वाले पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें कहां कहां पर क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यूनिट 1 एलओपी, यूनिट 1 के आपका एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब एमवी म्युनिसिपल वैल्यू 3,60,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज योर 1,80,000 रुपीज। अब फेयर रेंट 4,20,000 इंटू 2 2,10,000, विच एवर इज हायर 2,10,000, तो ये विच एवर इज हायर में आ जाएगा आपका 2,10,000। हाँ, अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये जो है वो क्या है बेटा, 50% फ्लोर एरिया है, तो आपको हर चीज जो है वो क्या लेनी पड़ेगी, 50%, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं किसकी, एलओपी की, तो 50% फ्लोर एरिया है, तो यहाँ पर आपको जो भी था उसका अपन ने क्या लिया है, 50% ले लिया है। तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू हो गया 50%, ये विच एवर इज हायर 2,10,000। अब स्टैंडर्ड रेट 4,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000, ये विच एवर इज लोअर 2,00,000 एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ इंटू 12 2,40,000, तो ये विच एवर इज हायर कितना आ गया 2,40,000। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टोटल में कितना था आपका 10,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि 50% है। ओके, नेक्स्ट एनएवी आ गया, 30% ये आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन, तो ये तो आपका क्या है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है। अब जो हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट रहता है ना, हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या बोलते हैं, अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, कि इसको आप पे करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि डुअल ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं रेंट रेट टैक्सेस 10,000 एज म्युनिसिपल टैक्सेस, ये आप पीजीबीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आपको पीजीबीपी और हाउस प्रॉपर्टी दोनों में देना है। तो यहाँ पर हमने म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है इसलिए माइनस हुआ, क्योंकि ये पेड बेसिस में माइनस होता है, ये जो है वो पेड बेसिस में माइनस होता है, बट ये जो है वो क्या है, ड्यू बेसिस पे माइनस होता है। तो 80,000 टोटल इंटरेस्ट था, 50% हमने 40,000 जो है वो यहाँ माइनस कर देंगे, तो एनएवी में से ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे किसके लिए, यूनिट 1 एलओपी 50% फ्लोर एरिया। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एक तो आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग बैठती है, प्लस अब मल्टीपल पॉइंट्स जैसे आ सकते हैं टोटल इनकम में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के। ठीक है, कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या केस सिनेरियोज हैं जो अभी तक आ चुके हैं, तो हमने वो सारी चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो ये जो है वो आपको पढ़ने के लिए तो टाइम बहुत सेव करता है। ठीक है, टाइम बहुत सेव करेगा ये आपका, प्लस आपको स्ट्रक्चर बैठेगा दिमाग में, क्वेश्चन जो है वो इजी लगने लगेंगे। तो ये अभी हमने क्या किया, एलओपी का किया। अब बात करेंगे किसकी, एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, विच इज माई 25% फ्लोर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर एनएवी आ जाएगा आपका नील। अब 80,000 जो है वो इंटरेस्ट जो था वो पूरे घर का था, तो 20,000 रुपए 25% जो है उसका वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है 20,000 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कितना हो जाएगा 20,000। ऊपर में यहाँ पर प्रॉफिट था 1,24,500 और 20,000 का लॉस, तो आपका नेट जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कितना है 1,04,500। आई होप आई एम क्लियर। ओके, उसके बाद अब बात करेंगे सर पीजीबीपी की, कि जो ऊपर हुए जो पॉइंट्स है उसमें पीजीबीपी का क्या ट्रीटमेंट होगा। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और केस स्टडी, ध्यान से समझना। पीजीबीबी में क्या क्या है, तो नेट प्रॉफिट जो भी आपका क्वेश्चन में होगा वो ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस अट्रीब्यूटेबल टू हाउस प्रॉपर्टी, तो क्योंकि सिर्फ 25% जो है वो हमारा क्या था बेटा, बिजनेस था, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 75% जो खर्चे हैं जो रिलेट नहीं करते वो डिसअलाउ करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम 7,500 रुपीज ऐड कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस का। अब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अट्रीब्यूटेबल टू हाउस प्रॉपर्टी कितना है आपका 25%, 75%, सॉरी 75% कितना हो जाएगा 60,000। तो 80,000 में से 75% तो डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि वो रिलेट करता है हाउस प्रॉपर्टी से, और जो बचा हुआ 25% है, बचा हुआ 25% है 20,000 रुपए,
वो डिसअलाउ हो रहा है क्योंकि आपने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि आपने ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पेमेंट नहीं किया है। तो 80 का 80 पूरा एड बैक हो रहा है, लेकिन 60,000 क्यों एड बैक हो रहा है? क्योंकि वो रिलेट करता है हाउस प्रॉपर्टी से। 20,000 क्यों एड बैक हो रहा है? क्योंकि 43B बोलता है कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पेमेंट कर दोगे तो आपको अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो उस वजह से वो क्या हो जा रहा है, एड बैक हो जा रहा है। एंड दीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट जो है वो क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट जो नोशनल रेंट, नोशनल रेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो नोशनल रेंट को भी क्या कर दिया है, एड बैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंस हाउस इज ऑलरेडी ओन्ड बाय असेसी, खुद के घर में क्या खुद को रेंट पे करके आप खर्चा दिखा दोगे क्या? तो नोशनल रेंट विल नॉट बी अलाउड। आई होप आई एम क्लियर। और दिस इज योर केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 में भी क्या था, 50% आपका एलओपी फ्लोर एरिया, तो वो आपको चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्सेस वाले में, एक ये इंटरेस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाले में करते हैं। फिर उसका सेम ट्रीटमेंट, ये हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट यहाँ पर ऐसे होगा, फिर उसका सेम ट्रीटमेंट जो पीजीबीपी में ऐसे होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको हमने एज सेपरेट केस स्टडी किया है। तो इस वाले पॉइंट को अगर आपको लगे तो आपको वापस से सॉल्व करना चाहिए, या तो रेपिटेटिवली पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ, समझ आ जाएगा। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की शुड स्टार्ट सॉल्विंग, बहुत प्रैक्टिस कर ली तो रेपिटेटिवली रीड कर लोगे तो हो जाएगा। हाँ, जिसके बाद ही पीडीएफ बाय किया है किसी भी तरीके से अगर पहुंच गए तो प्लीज प्रिंट आउट लेके पढ़ना है, मोबाइल से नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, Mr. A owns a residential house. Ground floor of the house is self-occupied for her. कि A जो है वो ओन करता है रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, मिसेज ए ओन करती है, जिसका ग्राउंड फ्लोर जो है वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर हर। व्हाइल द फर्स्ट फ्लोर हैज बीन लेट आउट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। तो क्या पूरा फुल ईयर लेट आउट किया गया? नहीं, 6 महीने के लिए, अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है फर्स्ट फ्लोर लेट आउट कर दिया। लेट्स चेंज द कलर। ठीक है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2025। तो पूरे 6 महीने क्यों लेट आउट किया? क्योंकि जब साल स्टार्ट हुआ था ना 1/4/2025 को, तब उन लोगों ने थोड़ा रेनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन चालू किया था घर का, एंड कंप्लीटेड ऑन 30/9/2025। तो 30/9/2025 मतलब 6 महीने रेनोवेशन चला और 6 महीने रेट आउट किया। ठीक है, मंथली रेंट कितना था, 10,000 रुपए। टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 एज पावर बैकअप चार्ज। पावर बैकअप मतलब मेंटेनेंस जो है वो कितना पे करता है, 3,000 रुपीज फॉर अदर एमेनिटीज मतलब। ठीक है, ओके। अब शी टुक अ हाउसिंग लोन ऑन 1/4/2025 फॉर रुपीज 12 लाख। 12 लाख का हाउसिंग लोन लिया। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन 1/4/2025 से 30/9/2025 वॉज रुपीज 60,000। मतलब रेनोवेशन के टाइम पे, रेनोवेशन के टाइम पे क्या बोलते हैं, उसका जो इंटरेस्ट लगा है वो कितना लगा है, 60,000 लगा हुआ है। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च जब उसका लेट आउट वाला पीरियड था तब उसका इंटरेस्ट लगा है 40,000। अब कृपया 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 करके इस जो रेनोवेशन वाला पीरियड है उसको प्री एक्विजिशन पीरियड ना समझे। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि घर नहीं बन रहा है, घर बना बनाया है, बस तो लोग थोड़ा सा रेनोवेशन या रिपेयर करवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वर्ड हुआ है क्या, रिकंस्ट्रक्शन, की घर बना हुआ है बस अंदर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको जो इंटरेस्ट अलाउ होगा ना वो पूरा अलाउ होगा लेट आउट पीरियड में, 60,000 प्लस 40,000। तो रेनोवेशन के टाइम का जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। आपने आपको कहीं पर भी इसको क्या बोलते हैं, लेट आउट पीरियड है तो लेट आउट पीरियड का पूरा इंटरेस्ट जो अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर शी ऑल्सो पेड म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 5,000 एंड 25-26 5,000। मतलब कि पिछले साल का और इस साल का मिला के 10,000 रुपए टोटल उसने पे कर दिया। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो पिछले साल का 10,000 और इस साल का 10,000। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 50-50 चल रहा है। तो 50-50 किस चीज का चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर में उसका क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एसओपी 50% है और एलओपी जो है वो 50%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद आपको इनकम निकालनी ऑब्वियस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन, हाँ कुछ बचा हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी। अदर डिटेल्स क्या बोलता है, पावर एंड फ्यूल फॉर जनरेटिंग फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग पावर बैकअप इज 6,000। मतलब
वो जो मेरे को पावर बैकअप चार्जेस पे कर रही है वो मेरे को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो अदर अम्यूनिटीज का पैसा जो कि स्पेसिफिकली स्टेट किया गया है कि वो रेंट नहीं है, तो वो अदर सोर्सेज में, तो ये अदर सोर्सेज का खर्चा जो है वो ये। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने, 10,000, तो ये बता दिया है ना कि 10,000 टोटल में है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर आपका एलओपी है, तो एलओपी इज व्हाट योर 50% एरिया बाई, क्योंकि एसओपी 50% है, एलओपी 50% है। 10,000 6 महीने के लिए रहा है, 6 महीने तो क्या चला है बेटा, रेनोवेशन चला है। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो लेंगे 5,000, क्योंकि 10,000 टोटल में, तो एलओपी का 5,000। अब एनएपी 55,000, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब 1 लाख रुपए जो है वो टोटल में इंटरेस्ट है, सी रेनोवेशन का और जो लेट आउट पीरियड का टाइमिंग है मिला के लिया है, तो 1 लाख रुपए जो है वो टोटल में पूरे घर का इंटरेस्ट है। तो एलओपी अपना क्या है, 50% एरिया है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 अपन कितना माइनस करेंगे, 50,000, तो माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,500 रुपए, जो कि आपका आएगा लॉस में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 30,000 का लॉस आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका, हाँ रिपेयर रेनोवेशन के लिए तो मैक्सिमम कितना अलाउ होता है, भले ये है आइटम आपका आंसर 50,000, मतलब भले ये 1 लाख इंटू 50% कितना हो जाएगा 50,000, बट मैक्सिमम कितना लोगे, तो मैक्सिमम आपका 30K लेंगे, बट मैक्स कितना आएगा 30K, तो 30K मैक्स ले लेंगे। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 41,500 का हाउस प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, लॉस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेट आउट का आंसर आ गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर जो है वो आ गया। बहुत इजी ट्रीटमेंट है, ऐसा कुछ खास अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ट्रीट किया है किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जो पावर बैकअप चार्जेस है, आपको ऐसे ही करना है, जो अदर अम्यूनिटीज का रेंट है वो पावर बैकअप चार्जेस जो है वो आईएफओएस में डालना है। पहले क्वेश्चन में पीजीबीपी और हाउस प्रॉपर्टी का साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन था, यहाँ पीजीबीपी प्लस अदर सोर्सेज का है। तो पावर बैकअप चार्जेस 3,000 पर मंथ, 6 महीने का कितना हो गया 18,000, खर्चा कितना लगा 6,000। तो आईएफओएस में जो भी खर्चा रहता है पूरा अलाउ हो जाता है, कोई कंडीशन नहीं होती। तो अदर सोर्सेज की इनकम कितनी आ गई 12,000। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बस दे दिया है, कॉम्पोजिट रेंट, तो रेंट अगर दिया हुआ है सिर्फ, तो हाउस प्रॉपर्टी पावर बैकअप चार्जेस कहा जाएगा आईएफओएस। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा क्या, फोर्थ केस स्टडी। क्या बात करता है ये, आओ समझ। अब यहाँ पर हमारे बंदे का नाम है कमल। कमल परचेस्ड अ फ्लैट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर ₹10,75,000। फ्लैट जो है वो 10,75,000 का इन अप्रैल 2015 में खरीदा था, आज से 11 साल पहले, 25-26, हाँ। टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई फॉर ₹5 लाख और 15% per annum, 65,000 from his own saving and a deposit from a nationalized bank to whom the flat was given on a lease rent for 10 years at a monthly lease rental of 5500 रुपए। The amount of loan outstanding is 1,60,000। ठीक है, 10 साल पुराना लोन है आपका, और क्या बोलते हैं अभी आउटस्टैंडिंग कितना बचा है 1,60,000। ये जो पहले की स्टोरी है उसका कोई लेना देना नहीं है कि 10,75,000 में से 5 लाख डिपॉजिट से आया है, 65,000 उसकी सेविंग से आया है, बचा हुआ पैसा उसको क्या बोलते हैं डिपॉजिट उठाया है बैंक से, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो कितने हैं, तो वो है आपका 4,500 रुपए पर एनम। ट्रीटमेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 5,500 रुपए पर मंथ आपका रेंट है, इंटू 12 66,000। म्युनिसिपल टैक्सेस 4,500 पे हो गया है पर एनम, माइनस कर देंगे, एनएवी 30% रिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ से आया, तो 1,60,000 जो है आपका वो क्या है बेटा, आपका आउटस्टैंडिंग है, इंटू कितना परसेंट पे लोन लिया हुआ है, तो 15% पे लिया हुआ है, तो इंटू 15% कितना आ गया 24,000, माइनस कर दोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने रीपेमेंट ही नहीं किया है हाउसिंग लोन का। अगर आप रीपेमेंट करते तो आपको रिडक्शन मिलती प्रिंसिपल की, लेकिन अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया है तो आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, शॉर्ट सिंपल, बट स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज कि इतना सारा डाटा देखिए कि मैडम
इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, यही तो बात है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 मतलब कि जो फोर्थ केस स्टडी है वो भी ओवर हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। मिस्टर ए हैज टेकन अ लोन ऑफ 32 लाख फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 46 लाख। खरीदा उसमें 32, लोन 32 लाख का लिया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 46 लाख की है। फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन 1 मई 2025, 11 महीने के लिए। ही रीपेड रुपीज 1,50,000 ऑन 31 मार्च 2026, आउट ऑफ विच 1 लाख इज फॉर प्रिंसिपल एंड बैलेंस इज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो उसने 1.5 लाख रुपए जो है वो रीपेमेंट किया, जिसमें 1 लाख रुपए जो प्रिंसिपल है और बचा हुआ जो है वो इंटरेस्ट है। पोजेशन इज हैंडेड टू हिम ऑन अक्टूबर 2026। वो जो घर की पोजेशन है इसको कब मिलेगी, अक्टूबर 2026 में मिलेगी। ठीक है, तो ये अक्टूबर 2026 तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आता है ना। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 25-26, तो अक्टूबर 26, 25-26 में नहीं, वो 26-27 में आता है। ठीक है, तो जब ये जो आपको डिडक्शन कब मिलती है, जब आपका घर जो फाइनली आपको मिल चुका है, आपका हो चुका है, तो ये जो एटीसी आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे ना, तो एटीसी उसको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और 50 के जो 24B में भी टैक्सेबल होता है, वो भी आपको कहाँ, सॉरी, डिडक्शन मिलती, वो भी आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगी। तो जिस साल आपका घर का पोजेशन आ सकता है उसी साल आपको एटीसी भी मिलता है और उस साल आपको 24B भी मिलता है। इस साल आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यही बोल रहा है, सिंस द प्रॉपर्टी विल बी हैंडेड ओवर इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड, जो इस साल का इंटरेस्ट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले 5 साल तक। नो डिडक्शन इन प्री एक्विजिशन पीरियड, मतलब 25-26 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, 26-27 से मिल जाएगी। एटीसी डिडक्शन ओनली अलाउड फॉर हाउस प्रॉपर्टी हु इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जिसका हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर रहे हैं बस उसी का मिलेगा, अदरवाइज तो बाकी का नहीं मिलेगा। अलाउड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से ही मिलना चालू। और दिस इज योर क्या बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी प्लस क्या बोलते हैं आपका डिडक्शन वाला ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया क्या, हाउस प्रॉपर्टी प्लस डिडक्शन। ये वाला पॉइंट भी किससे रिलेट करता है, हाउस प्रॉपर्टी प्लस डिडक्शन। ऊपर वाला हाउस प्रॉपर्टी प्लस आपका अदर सोर्सेस, और पहले आपका हाउस प्रॉपर्टी प्लस पीजीबीपी। तो सेवरल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी पार्ट इज ओवर राइट नाउ। ठीक है, नाउ the next part we have is PGBP। ठीक है, पीजीबीपी क्या बोलते हैं, उससे पहले हमने किया सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी कैपिटल गेन एंड देन अदर सोर्सेज दैट डिडक्शन। ये हम लोग सीक्वेंस वाइज कंटिन्यू करेंगे। क्या बोलता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 2,40,000। बीइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फॉरेन टूर ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन, तो बिजनेस एग्जीबिशन में 2,40,000 रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा हुआ। मीटिंग विद वेंडर इन विच 40,000 स्पेंड इन इंडियन करेंसी एंड 2 लाख स्पेंड इन फॉरेन करेंसी। इससे कोई लेना देना है क्या, 2,40,000 में 2 लाख इंडियन में गया, 40,000 फॉरेन में गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ही स्पेंट 10 डेज, उसने स्पेंड किए हैं 10 डेज इन ताइवान, आउट ऑफ विच 4 डेज फॉर वेंडर्स सन मैरिज। ठीक है, 10 दिन 4 दिन जो वेंडर्स मैरिज के लिए लग गए। अब ये 2,40,000 का खर्चा जो है वो कैसे अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो इसमें ना दो व्यू है कि या तो आपने ट्रीट दी होल एक्सपेंडिचर एज बिजनेस, कि वो जो वेंडर्स की मैरिज, वेंडर सन मैरिज, मतलब आपका जो वेंडर है उसके बेटे की मैरिज है, तो वो रिश्ता बिजनेस के कारण नहीं बना है, तो आउट ऑफ बिजनेस रिलेशन ही आप अपने वेंडर के बेटे की शादी में गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं बिजनेस का खर्चा ही है, तो अपन उसको पूरा पीजीबीपी में ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी पीएल में ट्रीटेड है तो फिर कोई ओपन उसमें, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में ऑलरेडी है 2,40,000, तो उसको हम लोग डिसअलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि 4 दिन जो बेटे की शादी वो बिजनेस से रिलेट नहीं करता है, ऐसा मेरा माइंडसेट है, तो उस केस में जो 2,40,000 इंटू 4/10 96,000 जो है वो एड बैक करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि उसको हमको वो खर्चा डिसअलाउ करना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वो किससे था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पॉइंट था। ये बोलता था कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे 4 दिन जो है वो बेटे की शादी, वेंडर के बेटे की शादी में गया, और बाकी जो 10 दिन के ट्रिप पे 4 दिन वेंडर की बेटी में शादी, बेटे की शादी में लगा है। तो इसमें दो व्यू ले सकते हो, पूरा बिजनेस या फिर 4 दिन को अपन पर्सनल ट्रीट करेंगे।
अगर पूरा बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस लेकिन अगर आपको प्रपोर्शनेट अगर पर्सनल ट्रीट करना है, ठीक है, तो 4/4 दिन का खर्चा आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मिस्टर ए परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम अ माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, अभी जो हम ट्रीटमेंट मतलब जो अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं वो एमएसएमई से रिलेटेड पॉइंट है। मिस्टर ए परचेसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम माइक्रो एंटरप्राइज ऑन 10 मार्च को खरीदा एंड पेमेंट इज मेड ऑन 5 अप्रैल बाय चेक, नो रिटर्न अग्रीमेंट इज मेड। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज से खरीदते हो और कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज के अंदर आप पेमेंट करोगे तो आपको इस प्रीवियस ईयर में अलाउ जाएगा, 15 डेज के बाद करोगे तो फिर नहीं अलाउ होगा। तो 10 मार्च से 15 दिन कब खत्म होते हैं, 10, 15, 25 अप्रैल और विद इन द प्रीवियस है तो 31 मार्च तक भी आप पेमेंट करते तो आपको इससे अलाउ जाता। आपने कब किया, 5 अप्रैल, तो आपने नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया है तो आपको इससे अलाउ होगा क्या, नहीं अलाउ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा पीजीबीपी में, सिंस पेमेंट इज मेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 15 डेज फ्रॉम 10 मार्च एंड अलाउड नेक्स्ट ईयर। तो 25 मार्च तक आप पेमेंट करते तो आपको इस रूल से अलाउ हो जाता है, और 31 मार्च तक भी करते तो इस साल के अंदर पेमेंट हुआ है तो इससे अलाउ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, मिस्टर ए परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल एंटरप्राइज एंड नो रिटर्न अग्रीमेंट ऑन 31 मार्च 2000 समथिंग, ठीक है 2026 मान लो। तो इसने स्मॉल एंटरप्राइज से खरीदा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पेमेंट ऑन 5 अप्रैल 1,34,000 इन कैश अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो 31 मार्च को किया 15 दिन के अंदर, तो भाई 5 अप्रैल तो 5 दिन में पेमेंट हो गया, तो ये अलाउ होगा क्या, अलाउ होगा। तो ये क्या होगा, अलाउड इन प्रीवियस ईयर, ये हमारा 25 जो 26 प्रीवियस ईयर है उसमें ये क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, बिकॉज पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, बट इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर सिंस पेड इन कैश। तो 26-27 में क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसको अपन इनकम ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैश में पेमेंट हुआ है इसलिए उसको नेक्स्ट ईयर डिसअलाउ कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर में जो है वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्चुअल कॉस्ट इन केस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इन एसेट यूज। ठीक है, कि अगर मैं एसेट का यूज चेंज कर देती हूँ तो उस केस में मैं एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या लूंगी, तो इसमें अलग अलग केसेस जो बताए गए। कन्वर्जन ऑफ एसेट फ्रॉम पर्सनल यूज टू बिजनेस यूज, मतलब मैं किसी भी एसेट को पर्सनल यूज से बिजनेस यूज में ला रही हूँ, तो बिजनेस यूज में लाऊंगी तो मेरे को डेप्रिसिएशन चाहिए, और डेप्रिसिएशन सर कौन सी वैल्यू में चाहिए, कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू पे मिलेगा, तो कन्वर्जन ऑफ यूज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कि अगर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो किसका, यूज ऑफ बिल्डिंग को कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्जन ऑफ यूज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो भी आपका है, मतलब जब आपने एक्चुअली खरीदी होगी, माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन की अभी तक अगर क्या बोलते हैं, अभी तक क्या बोलते हैं, अगर उसको मैं बिजनेस में यूज कर रही होती तो कितना डेप्रिसिएशन मिलता, वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट एज पर 43(1), जिसपे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। ठीक है, तो ये जब मैं पर्सनल यूज से बिजनेस यूज में ला रही हूं ना, तो बिल्डिंग का केस ये होगा और अदर एसेट का केस जो है वो नीचे होगा। बिल्डिंग के केस में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, फिर जो बचा हुआ वैल्यू है आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, जिसमें आपको एक्चुअली में डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए आपको नोशनल डेप्रिसिएशन जो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको एक्चुअल कॉस्ट के अलावा आप ये भी ले सकते हो कि परचेस प्राइस ऑफ बिल्डिंग, जो आपकी परचेस प्राइस थी बिल्डिंग की माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, तो एक्चुअल कॉस्ट एज पर 43(1). लेकिन अगर आपका कोई दूसरा एसेट है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के अलावा एक कार है, तो अगर आपने 4 साल पहले खरीदी थी कार 5 लाख की, आज के डेट में जब उसको बिजनेस में लेके आ रहे हो, पर्सनल से बिजनेस में ला रहे हो, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 7 लाख रुपए। एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू परचेस प्राइस, डेप्रिसिएशन आपको 5 लाख रुपए में ही मिलेगा। ठीक है, मैम कार की वैल्यू अप्रिशिएट लग्जरी कार की हो सकती है, मतलब कोई अगर एकदम रेयर पीस रेयर एडिशन हो तो ठीक है, तो आपको जो ओरिजिनल प्राइस है उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू इज इररिलेवेंट, डेप्रिसिएशन भी और कुछ माइनस नहीं। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि कोई दूसरा एसेट अगर पर्सनल से बिजनेस में आ रहा है तो जो उसका एक्चुअल परचेस प्राइस है उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, भले आप कितने साल बाद भी लेके आओ। लेकिन अगर बिल्डिंग जो है वो पर्सनल से बिजनेस में आ रही है तो वहां पर आपको नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। वापस से लास्ट समराइजेशन, बिल्डिंग अगर आ रही है तो उसमें आपको नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। बिल्डिंग के अलावा दूसरा एसेट आ रहा है तो जो उसकी ओरिजिनल परचेस प्राइस थी उसी पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्चुअल कॉस्ट फॉर चेंज इन एसेट यूज, कि एसेट का यूज चेंज होगा तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एज पर सेक्शन 69C। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से खर्चा हो गया, कहाँ पैसा आ गया, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे, तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी इनकम मान लेते हैं। अब एक चीज समझना कि अगर नॉर्मली कोई भी ट्रांजैक्शन है और वो आपको दिया हुआ है कि ये है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं हुआ और कोई आगे पीछे कोई डिटेल नहीं दी गई है, तो आपको उसको फेवर्ड व्यू कौन सा लेना है, आपको उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है और उसको आपको इनकम दिखानी है एज पर सेक्शन 69C। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू स्टाफ 48,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि ये आ चुका है आपके एग्जाम में। फर्स्ट व्यू क्या है आपका, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एज पर सेक्शन 69C। आपको उसको इनकम ट्रीट करनी है पीजीबीपी में, और जब आप उसको टैक्स लगाओगे तो 60% का टैक्स रेट, 25% का सरचार्ज और 4% का सेस विच इज मैंडेटरी। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई दूसरा व्यू ले रहे हो तो वो भी गलत नहीं है, बट इंस्टीट्यूट प्रेफर्ड व्यू जो है वो ये है, तो आपको फिर डायरेक्टली उस खर्चे को अलाउ कर देना है एज इफ कि आप भूल गए वो नॉर्मल। ठीक है, बट प्रिफर्ड व्यू कौन सा है, ये वाला ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। क्या है, इम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन, इम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो क्या बोलता है ये कि इम्प्लॉय रेम्यूनरेशन इंक्लूड 3 लाख पेड टू वाइफ मिसेस बी हुज वर्किंग एज अ मैनेजर एट ऑफिस। हस्बैंड को ऑफिस है, वाइफ को जो है वो सैलरी दे रहे 3 लाख रुपए और वो मैनेजर की तरह है ऑफिस में। शी डज नॉट हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, लेकिन उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी वो मैनेजर है। द पेमेंट हैज बीन मेड एज पर मार्केट नॉर्म्स। अगर कोई मैनेजर होता उसको 3 लाख रुपए ही देते तो उतना अपनी वाइफ को देते। ठीक है, अब इसमें ना बेटा दो ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट बात करता है पीजीबीपी। पीजीबीपी में एक सेक्शन होती है जिसका नाम क्या है, सेक्शन 48(2). वो क्या बोलता है कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन को अनरिजनेबल पेमेंट करते हो, अनरिजनेबल, बट ये तो क्या है, मार्केट नॉर्म्स पे कर रहा है, कहीं अनरिजनेबल है, तो क्या पीजीबीबी में कोई डिसअलाउंस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या 48 थ्रू अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि भले पर्सन स्पेसिफाइड है लेकिन पेमेंट तो रिजनेबल है और 48(2) तो है अनरिजनेबल पेमेंट में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए 48(2) जो है वो अलाउ नहीं, मतलब नहीं आएगा। लेकिन क्लबिंग अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा कि अगर अगर हस्बैंड का कोई कंसर्न है, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन का कोई कंसर्न है और उनका स्पाउस जो है वो उसी कंसर्न में काम करता है, लेकिन उसी बिजनेस में काम करता है, लेकिन अगर उनके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है तो जो उनकी इनकम है वो क्लब हो जाएगी उनके हस्बैंड के हाथ में। ठीक है, तो इनकम क्लब हो गई हस्बैंड के हाथ में, तो जो फॉर एग्जांपल अगर उसको सैलरी मिल गई, सैलरी की इनकम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 या 75,000 जो भी होगी, जो बैलेंस अमाउंट होगा विच इज फॉर एग्जांपल 2 लाख क्या बोलते हैं 25,000 या 2,50,000, वो जो क्लब हो जाएगा। तो क्लबिंग अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन पेमेंट रिजनेबल है इसलिए पीजीबीपी अट्रैक्ट नहीं, और ये हस्बैंड के हाथ में इतना टैक्सेबल हो। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, कि अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, मतलब मैंने आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन किया है और कंट्रीब्यूशन का वैल्यू कितना है, 75,000 रुपीज। अब होता क्या है कि अगर मेरा खुद का बिजनेस है और मैं उस पर क्या नहीं खरीद सकती, तो साइंटिफिक रिसर्च में लैंड की डिडक्शन अलाउ नहीं होती। ठीक है,
लेकिन मैं डोनेशन दे रही हूँ बाहर, अब सामने वाला उससे कुछ भी खरीदो, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो उससे मेरी डिडक्शन, मतलब मेरे को डिसअलाउ नहीं होगा डिडक्शन, क्योंकि वो बोलता है कि जब मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे ऊपर पाबंदी लगी है कि आप लैंड में यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब किसी और को पैसा दे रही हूँ तो फिर उसमें कोई मेरे को बंदिश नहीं, ठीक है। तो 50,000 अगर वो लैंड बाय करने के लिए यूज कर रहा है, तो फिर वो रिसर्च एसोसिएशन जो है वो उसका प्रॉब्लम है, असेसी का प्रॉब्लम नहीं है। तो असेसी को पूरा 75,000 अलाउ हो जाए, कुछ भी डिसअलाउ नहीं। नेक्स्ट क्या बात करता है, 43B, पेमेंट मेड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, कि पेमेंट किया है अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो क्या बोलता है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी पेड ऑन 1 मई एंड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज ₹7,000। रेंट रेट एंड टैक्सेस, हाँ, रेंट रेट टैक्सेस में जीएसटी लाइबिलिटी पे हुई है 1 मई को, तो 1 मई को हुई है तो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि 43B बोलता है कि आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक कर दो, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, तो ये तो पहले ही हो गया है, तो जीएसटी लाइबिलिटी अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू 7,000, ये भी पे हो चुका है, और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर के अंदर पे हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डेट लिखी है क्या, नहीं। तो आपको अज्यूम करना है कि ये प्रीवियस ईयर के अंदर पे होगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस आप प्रीवियस ईयर में पे करते हो तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होता है, यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपको 31 मार्च 2026 तक पेमेंट करोगे तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ये जो आपका 43B एक्सपेंस है वो बोलता है कि आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पेमेंट कर दो तो चल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। और ये किसका प्रोविजन है, पीजीबीपी का प्रोविजन है, और ये किसका प्रोविजन है, हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे किसकी सर, डेप्रिसिएशन की। क्या बोलता है कि नॉर्मली जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनका रेट क्या है डेप्रिसिएशन का, 15%, लेकिन अगर वो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट है, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, तो उनका रेट कितना लगेगा, 40%, ठीक है। टेलीविजन पे नॉर्मल रेट क्या है डेप्रिसिएशन का, 15%, बट अगर वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसको आप मॉनिटर की तरह यूज कर रहे हो, तो आपको कितना लगेगा, 40%। वापस से बता देती हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट में नॉर्मली कितना है, मेडिकल इक्विपमेंट में नॉर्मली है 15%, बट लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पे कितना हो जाएगा, 40%। टीवी में नॉर्मली कितना है, 15%, लेकिन अगर हम उसको मॉनिटर बना दोगे तो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 40% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, कि अगर मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट मिली तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मेरे पास एक मशीन है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मशीन की है 4,75,000। अब मैंने नई मशीनरी परचेज की है जो 7,25,000 की है, ठीक है, और 3 जुलाई को की है, मतलब मोर देन 180 डेज फुल रेट डेप्रिसिएशन। 10 मार्च को मैंने सोल्ड कर दिया ओल्ड मशीन, कितने के लिए, 75,000 के लिए, और मेरे को 20% सब्सिडी मिला है, और न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने 3 जुलाई को खरीदा है, तो इसमें मेरे को 20% का सब्सिडी मिला है, ठीक है। सब्सिडी अंडर टेक्नोलॉजी स्कीम फ्रॉम गवर्नमेंट। अब क्या ट्रीटमेंट होगा, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 7,25,000 माइनस 20% सब्सिडी माइनस कर दोगे, जो बैलेंस अमाउंट है उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना हो गया, 475। अब परचेज हमने यूज किया है 180 दिन से ज्यादा के लिए, 20% सब्सिडी माइनस कर दिया मैंने, तो आपका 5,80,000, फिर 75,000 रुपए जो सेल था वो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा डब्ल्यू फॉर डेप्रीसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन किसमें लग जाएगा, 9,80,000 पे 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 20% 5,80,000 पे लगा है, मतलब सब्सिडी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया उस पे लगा है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐसे भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज में लगता है, तो वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी भी आफ्टर सब्सिडी जो है उस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल डेप्रिसिएशन 147 प्लस 116 कितना हो गया, 2,63,000। आई होप आई एम क्लियर। ये पॉइंट आपको ये बताना चाहता है कि जो आपका सब्सिडी है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पीजीबीपी लॉसेस की।
तो ये क्या बोलता है, इनकर्ड लॉस ऑफ 1,17,500 फ्रॉम एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये बेटा एक्सेप्शन में भी लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये जो लॉस है वो स्पेक्यूलेटिव लॉस नहीं है, ये नॉर्मल पीजीबीपी लॉस है, जिसको आपको नॉर्मल पीजीबीपी लॉस की तरह ट्रीट करना। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट एन स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बात करता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CCD, कि जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कहां पर, न्यू पेंशन स्कीम में, जो कि रिफर्ड है 80 CCD में। तो पीजीबीपी में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू न्यू पेंशन स्कीम रिफर्ड अंडर 80 CCD। अब रिगार्डिंग सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय, क्या बोल रहा है ये, मिस्टर गणेश हु हैज विड्रॉन बेसिक सैलरी ऑफ 3 लाख, गणेश की बेसिक सैलरी है 3 लाख, डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी, डीए जो है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। ठीक है, 50% फॉर्म पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब जो टोटल डी है उसका 50% जो है वो इन टर्म्स है और 50% जो है वो नॉट इन टर्म्स। ठीक है, निकालना क्या है, पीजीबीपी की रिडक्शन निकालनी है कि कितना रिडक्शन पीजीबीपी में अलाउ होगा एम्प्लॉयर को, क्योंकि उसने न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, तो एम्प्लॉयर को कितना खर्चा जो है वो अलाउ होगा। एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 3 लाख रुपए बेसिक सैलरी है, उसका 20%, तो कितना हो गया आपका 60,000। कितना खर्चा अलाउ होता है पीजीबीपी के अलाउ हिसाब से, तो ये आपको अलाउ होता है बेटा 14% मैक्सिमम। 14% किसका, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स का, तो बेसिक है 3 लाख, डीए इन टर्म्स 3 लाख का 50% का 40%। ठीक है, 40% का 50% करना था टेक्निकली, तो 20% ही आएगा, हाँ वही, कि 40% का 50%, तो 3 लाख इंटू 0.4 इंटू 0.5, 60,000। 3,60,000 इंटू 0.14 इज इक्वल टू 50,400। यस करेक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली 3 लाख इंटू 50% इंटू 40%, 14% निकालोगे इसको ऐड करने के बाद, तो आपका ये 14% जो अलाउ होता है। तो यहाँ पर आपका 60,000 माइनस 50,000 छाड़ दो, अमाउंट डिसअलाउड कितना हो गया, 9,600, मतलब कितना अलाउ होगा पीजीबी के हिसाब से, 50,400। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर वीआरएस, कुछ एम्प्लॉइज ने वीआरएस के लिए ऑप्ट किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, फॉर ₹2,40,000 वॉज पेड। ठीक है, तो वीआरएस में बेटा 1/5 डिडक्शन अलाउ होती है। अब 2,40,000 रुपए पूरा पीएल में चला गया, तो हमको कितना डिसअलाउ करना पड़ेगा, 4/5, तो 1/5 एक्सपेंडिचर अलाउ होगा और 2,40,000 का 4/5 जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा, दैट इज 1,92,000। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट रिलेट करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, और ये वाला एम्प्लॉई से रिलेट करता है कि एम्प्लॉय ने वीआरएस जो है वो ऑप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, कि मेरे पास साइंटिफिक रिसर्च एसेट है, मैं उसको सेल कर रही हूँ। ठीक है, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो साइंटिफिक रिसर्च एसेट अगर आप उसकी जो परचेज प्राइस है उससे ज्यादा में सेल कर दोगे, मतलब एक तो खरीदा 6 लाख में, बेच दोगे 8 लाख में, तो जो 2 लाख रुपए की वैल्यू वो कैपिटल गेन में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि आपने परचेज की थी 17 नवंबर 2023 को, डिडक्शन मिली थी, आपने क्लेम कर ली थी पूरी की पूरी। ठीक है, और उसको बेच दिया है 15 सितंबर 2025, इस साल हम एसेट बेच रहे हैं और 8 लाख में बेच रहे हैं, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 लाख का हो रहा है। तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। तो पूरा का पूरा 8 लाख रुपए जो वो टैक्सेबल होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीजीबीबी में टैक्सेबल होगा सेल वैल्यू 8 लाख, डिडक्शन जो क्लेम किया है 6 लाख, विच एवर इज लोअर, कितना हो गया 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीबी में।
कैपिटल गेन में क्या टैक्सेबल होगा, 2 लाख, 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 लाख रुपए। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जब भी आप कॉस्ट से ज्यादा में बेचोगे जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। अगर ये 6 लाख रुपए तक ही बिकता या 6 लाख से कम में बिकता तो वो सिर्फ कहां पर टैक्सेबल होता, पीजीबीपी में टैक्सेबल होता। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स, उनो रिवर्स। जैसे आप देख सकते हो कि पहले डिडक्शन क्लेम की थी, लेकिन अब तुम बेच रहे हो तो डिडक्शन को रिवर्स कर दो। ठीक है, दिस इज योर सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। पीजीबीपी का ट्रीटमेंट और कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट आपको साथ ही साथ बता दिया है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। क्या बोलता है, सोल्ड सम फर्नीचर टू हिज ब्रदर फॉर ₹7 लाख, फर्नीचर का एफएमवी है 9 लाख। पहली बात तो सेल ट्रांजैक्शन में 48 नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको आप बेच रहे हो तो कितने में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैड डेट रिकवर्ड, ये इसका पॉइंट है। एक्चुअल बैड डेट कितने का हुआ था, 5 लाख का हुआ था। ठीक है, अमाउंट रिकवर्ड कितना है, 3 लाख। डिडक्शन अलाउड अर्लियर इज कितना, 3 लाख। तो 5 लाख का लॉस हुआ था, जिसमें से लॉस कंसिडर हुआ 3 लाख का, तो 2 लाख रुपए तो पहले ही टैक्सेबल हो चुका है। अब हम लोग को मिला 3 लाख का, तो 3 लाख टैक्सेबल करना चाहिए टेक्निकली, बट 2 लाख तक तो पहले ही टैक्स दे चुके हो। तो इस साल कितना टैक्सेबल होगा, इस साल 1 लाख रुपए ही टैक्सेबल होगा। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, एक्चुअल बैड डेट माइनस डिडक्शन अलाउड अर्लियर, 3 लाख माइनस कर लिए, तो ये 2 लाख रुपए जो है वो हमारा ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। रिकवर हुआ है 3 लाख, 3 - 2 बचा कितना, 1 लाख रुपए। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट, मैं अगर किसी भी एओपी की मेंबर हूं और मेरे को क्या मिल रहा है, शेयर ऑफ एओपी। ठीक है, वेयर ऑल द मेंबर्स आर इंडिविजुअल एंड हैज पेड टैक्स बाय नॉर्मल टैक्स रेट। सबने नॉर्मल टैक्स रेट में क्या कोई स्पेशल रिजीम फॉलो नहीं किया है। तो 47,000 जो मेरा एओपी का शेयर है वो टैक्सेबल होगा कहां पर, पीजीबीपी में। सिंस मेंबर हैज पेड टैक्सेस एट नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट से आप टैक्स पे कर रहे हो, तो फिर आपको 47,000 रुपीज पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन मशीन। ये मतलब मशीनरी पे लो, हाँ ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपने मशीन खरीदी, मशीन के ऊपर लोन है, तो बेटा जब तक आप मशीन को पुट टू यूज नहीं करते हो तब तक का जो लोन का जब तक तो इंटरेस्ट है वो ऐड होता है एसेट की कॉस्ट में। तो क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 68,000, पेड फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट पुट टू यूज विच इज नॉट पुट टू यूज अप टू एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। कि भाई जब तक प्रीवियस ईयर तक तो पुट टू यूज नहीं हुआ है, तो जब तक पुट टू यूज नहीं हुआ है वो कैपिटलाइज हो जाएगा एसेट की कॉस्ट में। जब पुट टू यूज हो जाएगा तो रिवेन्यू नेचर पीजीबीपी में अपन एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब केस सिनेरियो, मिस्टर सुशोभित परचेज प्लांट मशीनरी फॉर ₹55 लाख, लोन है बैंक से 11%, 1 मई 2025, 10 महीने का लोन, 10 नहीं भाई 11 महीने का लोन है, 4-5 11 महीने का लोन है और 11% का लोन है, 11% 11 महीने का लोन है। एसेट परचेज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या हुआ, एसेट परचेज हुआ, पुट टू यूज हुआ 1 सितंबर को। तो अल्टीमेटली मई से लेके अगस्त तक, मई से अगस्त तक का इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। और सितंबर से लेके मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू नेचर पीजीबी में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इंटरेस्ट फ्रॉम परचेज डेट टू लोन डेट विच एवर इज अर्लियर टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। तो यहाँ पर 55 लाख इंटू 11%, 4/12, 2,01,000, ये अपन क्या करेंगे, एड टू दी कॉस्ट ऑफ एसेट। और एक मिनट, प्लस वन मोर थिंग कि ना, इस वाले पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया है कि मई से अगस्त तक जो 4 महीने है ना उसका भी इंटरेस्ट हमने पीएल में डेबिट कर दिया, तो उसको हमको एड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, मई से उसका, तो इसीलिए यहाँ पर बोला है एड टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, एड टू कॉस्ट तो हमने यहाँ पे किया ही है, कॉस्ट में 4 महीने का जो इंटरेस्ट है ना
उसको ऐड किया है कॉस्ट में, फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी निकाला है। तो ये चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो इंटरेस्ट पीएल में डेबिट हो चुका है वो 4 महीने का, तो आपको फिर नेट प्रॉफिट में वो 4 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे उस एसेट का, तो जो आपकी कॉस्ट है 55 लाख की, वो प्लस ये 4 महीने का इंटरेस्ट जो मैंने बोला था कैपिटलाइज करना है, मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, फिर उस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, 15% का नॉर्मल और 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन। और उस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है। तो मे भी आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि नेट प्रॉफिट में ऐड करना, फिर एसेट की कॉस्ट में लगा के फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लगाना और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाना है। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मिस्टर आयुष इंस्टॉल्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आयुष ने नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की 65 लाख की ऑन 1 अक्टूबर 2025 और पुट टू यूज की 1 जनवरी 2026 से। खरीदा कब? अक्टूबर में। पुट टू यूज किया जनवरी में। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन 65 लाख डेबिट टू पीएल एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो हमने 6 महीने का पूरा जो डेबिट कर दिया उसमें से 3 महीने का एड बैक करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे एसेट की कॉस्ट में से। आयुष ने लोन लिया था 50 लाख का 1/9/2025 को, तो 4 महीने का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। 10.5% टू परचेज द प्लांट एंड मशीनरी। टोटल इंटरेस्ट 31 मार्च 2026 पेड ऑन 31 मार्च 2026 एंड डेबिटेड टू पीएल। पूरा इंटरेस्ट जो है पीएल में डेबिट हो चुका है। तो बेटा जब आपने क्या किया है, आपने लोन दिया है 1/9, तो 9 मतलब क्या हो गया आपका? सितंबर। ठीक है। तो सितंबर से लेके दिसंबर तक कितने हो गए आपके? 4 महीने। तो ये जो 4 महीने का इंटरेस्ट है वो भी नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया। तो ये जो 4 महीने का इंटरेस्ट है पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा पीएल में और फिर कैपिटलाइज, सॉरी ये ऑलरेडी पीएल में डेबिट हो चुका है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा और कैपिटलाइज करोगे एसेट की कॉस्ट में से, मतलब एसेट की कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है। तो आपका जो क्या बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है वो तो 65 लाख रुपीज है। 65 लाख इंटू 7.5% और 65 लाख नहीं, 7.5% भी नहीं। अ, अच्छा यहाँ पर ना ये जो है वो ये क्या बोल रहा है टोटल एडिशनल, अच्छा सी एक चीज और, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट हो चुका है। मतलब 65 लाख रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी पीएल में डेबिट हो चुका है। तो हम लोग को जो 1,75,000 के ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है वो बस पीएल में डेबिट नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है 1,75,000 में हाफ रेट लगेगा 7.5% और यहाँ पर लगेगा हाफ रेट 10%। तो ये जो है वो अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को पीएल में डेबिट करें। ठीक है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सी, यहाँ पर आपको पूरे पे डेप्रिसिएशन निकालना था और यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो वाला डेबिट करना था, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर का डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, विच इज ऑलरेडी स्टेटेड इन क्वेश्चन कि डेप्रिसिएशन डेबिट हो चुका है और इंटरेस्ट भी पे हो चुका है और डेबिट हो चुका है। तो इसलिए इंटरेस्ट डेबिट हो चुका है तो 4 महीने का एड बैक करेंगे और ये वाले को अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे पीएल। आई होप आई एम क्लियर। तो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट हो गए प्लांट एंड मशीनरी के। नेक्स्ट 44 AE ट्रांसपोर्टर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले से बता देती हूँ क्योंकि बहुत ही इजी स्कीम है, कोई इससे बहुत कुछ खास नहीं है। क्या बोलते हैं कि अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मैंने 44A ऑप्ट किया तो प्रोविजन के हिसाब से 1,000 रुपीज पर टन फॉर हैवी व्हीकल और 7,500 पर मंथ फॉर दी लो व्हीकल आपको ये रखना पड़ता है। अब मैं उससे ज्यादा इनकम डिक्लेयर करना चाहती हूँ, मैं ज्यादा इनकम दिखाना चाहती हूँ, मैं 7,500 की जगह मैं 11,000 रुपए पर मंथ जो है वो अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहती हूँ। तो क्या मेरे को 44A अलाउ करेगा? बिल्कुल अलाउ करेगा, क्योंकि 44A तो मिनिमम बताते हैं कि मिनिमम आपको 7,500 रुपए पर मंथ लाइट गुड व्हीकल का बताना पड़ेगा।
क्वेश्चन जो है वो लाइट गुड व्हीकल के बारे में है कि लाइट गुड व्हीकल 1 अगस्त 2025 को खरीदी गई थी, 7,500 रुपए जो है उसका है, बट हम जो है वो 11,000 दिखाना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम, ज्यादा पैसा ज्यादा टैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर सीन्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। शी बॉट अ लाइट गुड व्हीकल ऑन 1 अगस्त 2025 एंड has been letting it on hire. She does not maintain books of accounts of business, but she declares for income for tax purposes that she is earning a net income of rupees 11,000 per month from this business and does not maintain books of accounts means opts for 44A। तो ये हिंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही, मतलब 44A ऑप्ट कर रही है। डिक्लेरेशन फॉर टैक्स पर्पस 11,000 पर मंथ, तो 88,000 रुपीज जो उसका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज सेक्शन 3580 दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या बोलता है? Mr. Amit purchased a warehouse building of 20 lakh in rural area for the purpose of storage of agriculture produce। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए रखा है, तो ये 3580 बिजनेस है। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 15 जुलाई 2025, करंट ईयर में शुरू किया। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी जो पीएल में हुई है वो है 22,50,000। तो ये 20 लाख रुपए वो 3580 डिडक्शन मिल जाएगा और 22,50,000 इनकम पीजीबीपी में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम पीजीबीपी में आएगी और जो आपका वेयर हाउस का पूरा डिडक्शन 20 लाख रुपए का मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? क्योंकि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मिल जाता है, लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिलता है। तो 20 लाख रुपए 3580 में पीजीबीपी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अभी तक जो था वो जो मेन मेन पॉइंट्स थे, मतलब जो थोड़े से टेक्निकल ट्रिकी पॉइंट्स जो आ जाते हैं क्वेश्चन में वो थे, ठीक है। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मतलब ऐसे रिफर करना था, कनेक्ट करके थोड़ा सा सॉल्विंग वाला। अब जो एक एक लाइन पॉइंट है जो ऐसे जनरली डाउट आ जाते हैं, वो वाले पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं? लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो हमें इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट भरा लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी में, तो जीएसटी का टैक्स अलाउ होता है, इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है, तो इसलिए अलाउ हो जाएगा। पेनाल्टी जो है वो डिसअलाउ होती है। अमाउंट पेड टू नॉन रेसिडेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, तो 100% जो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन नॉट पीजीबीपी, ठीक है। तो वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा, वो कैपिटल गेन में ही जाएगा। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो मतलब एक्सपेंस जो है वो बढ़ा है, मतलब नेट प्रॉफिट कम है, तो नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब आपका इनकम जो है वो कम हुई है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कम करने के लिए लेस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि ये क्रेडिट साइड में इनकम साइड में आता है, मतलब वो हायर है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, लेस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इनकम साइड, मतलब इनकम कम है, नेट प्रॉफिट कम है, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ट्रीटमेंट जो है वो ऐड करना। आई एम क्लियर? इसको आप बार बार देखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट, अनरिजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव, कि रिलेटिव को अनरिजनेबल पेमेंट किया है, ठीक है। ओनली डिसअलाउड इट इज पेड टू नॉन रिलेटिव तो अलाउड। अगर रिलेटिव को अनरिजनेबल किया तो डिसअलाउ, अगर वो नॉन रिलेटिव मतलब स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो फिर वो अलाउ हो जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर डेप्रिसिएशन का रेट 40%। इनकम इज गिवन नेट देन यू नीड टू ग्रॉस इट अप, अगर आपको नेट इनकम दी हुई तो आपको ग्रॉस टैक्सेबल करना होता है। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस 10%, 194J 10% जो है टीडीएस है। फीस फ्रॉम पेंटिंग सर्विसेज 194J 10% टीडीएस है। दोनों जगह ग्रॉस अप करके टैक्सेबल कर दोगे, कोई दिक्कत। अब अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तो फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेबल एंड अरियर्स विल नॉट बी ट्रीटेड। अरियर्स इनकम को ट्रीट नहीं करोगे, जो करंट ईयर में जितना पैसा आया गया वही ट्रीट करोगे। फिर अगर कोई डीलर्स इन शेयर्स है तो मतलब उसको पीजीबी में टैक्सेबल होगा तो उसको एसटीटी अलाउ हो जाएगा, बट कैपिटल गेन में एसटीटी अलाउ नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट पेड टू एम्प्लॉय 4500 रुपए। तो अगर किसी एम्प्लॉय को हम बाहर निकाल रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हैं, 4500 रुपए दे रहे हो, अलाउ हो जाएगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इज ओनली अलाउड टू कंपनीज नॉट इंडिविजुअल, कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? अलाउड है सिर्फ कंपनीज को, इंडिविजुअल को अलाउ नहीं होता है। चीज ध्यान रखना है कि मैंने फैमिली प्लानिंग का खर्चा हो गया, अलाउ होगा क्या? नहीं।
बट कोई कंपनी फैमिली प्लानिंग अलाउ कर वो हो रही तो वो अलाउ हो जाएगा, बट उसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, provision for gratuity based on actuarial valuation is not deductible under section 48(7). Only the actual gratuity paid is deductible. प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अलाउ होगा क्या? प्रोविजन किसी भी चीज का अलाउ नहीं होता, सिर्फ एक्चुअल ग्रेचुटी पेड जो है वो अलाउ होगा, भले वो एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से क्यों ना हो, बट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, जो अपने आप पेड़ उग जाते हैं, ठीक है, उसको बेच के मैं इनकम कमा रही हूँ, तो वो एग्रीकल्चर इनकम आएगी क्या? नो, दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, उसके बाद नो टीडीएस ट्रांजैक्शंस, क्या बोलता है ये? 192A, दैट इज अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ, जो विड्रॉ होता है, मतलब विड्रॉ करते हैं पीएफ का पैसा, आरपीएफ। नो टीडीएस इफ एम्प्लॉय रिटायर्ड बिफोर 5 years और ड्यू टू इल हेल्थ। तो अगर वो आरपीएफ का एक्सेप्शन लग जाता है ना कि जहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता, तो वहां पर फिर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, फिर 194A, दैट इज योर 193 से अलग वाला इंटरेस्ट। ठीक है, तो टीडीएस ऑन सर्विस फीस, जो सर्विस फीस पर टीडीएस कटा है टू बैंक ऑन प्रोसेसिंग द लोन एज पर 196, सॉरी नो टीडीएस, यहाँ पे बता नो टीडीएस, कि अगर आप क्या बोलते हैं बैंक को सर्विस या लोन प्रोसेस करने की फीस पे करो तो उस पर कोई टीडीएस नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट पे टीडीएस है, लोन प्रोसेस करने की फीस पे कोई टीडीएस नहीं है। आई एम क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, अब अपन स्टार्ट करेंगे किसके साथ? कैपिटल गेन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैपिटल गेन। टोटल हमारे पास ओनली 10 पेजेस आर लेफ्ट। कैपिटल गेन में तो एक ही पॉइंट है। ओके, अब केस फर्स्ट क्या बोलता है? मिस्टर ए सोल्ड अ हाउस ऑन 30 मार्च 2022 एंड डिपॉजिटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 25 लाख इन कैपिटल गेन स्कीम। ठीक है, अकाउंट विद 139 वन ड्यू डेट। ठीक है, तो इसने 30 मार्च 2022 को बेचा और डिपॉजिट किया है 25 लाख रुपए कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में। ठीक है, फॉर दैट ईयर ऑन 1 मार्च 2026, इस साल के स्टार्टिंग में सोल्ड अनदर हाउस फॉर 1 करोड़ एंड अर्न द कैपिटल गेन ऑफ 50 लाख। तो इस साल कितने का गेन हुआ? 50 लाख का ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ऑन 23 मार्च 2026 ही विड्रू आउट द मनी ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट एंड इन्वेस्टेड 1 करोड़ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपको पहली बात तो आपको घर कितने साल में बना लेना है? 3 साल में बना लेना है। अब इसमें 25 लाख रुपए जो है वो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डाले थे, तो 25 लाख रुपए डाल दिए, डिडक्शन ले लिया, अभी निकाल रहे हैं, तो क्या उसको कोई ट्रीटमेंट होगा? नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उस टाइम डाले तो पैसे तो निकालेंगे, जब डाले थे तो डिडक्शन मिल गई थी, तो जब निकाल रहे हैं तो कोई ट्रीटमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कितना विड्रू किया है? तो हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन और विड्रू इन्वेस्टेड 1 करोड़। ठीक है, तो 25 लाख रुपए जो डाला था वो निकाल लिया और इन्वेस्ट किया टोटल में 1 करोड़, मतलब 75 लाख रुपए अपने पास से दिया। भाई 25 लाख अगर विड्रॉ किया है तो 75 लाख अपने से दे के इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मेरे को इस साल का कैपिटल गेन देखना है, तो इस साल का मेरे को कैपिटल गेन हुआ है 50 लाख का। ये बोल रहा है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची तो 50 लाख का गेन हुआ है। अब एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, तो मेरे को तो 75 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से दिए, ठीक है, बट मैक्सिमम मेरे को कितना मिल सकता है? तो मैक्सिमम मेरे को रिडक्शन जो है वो मिलेगी कितनी? 50 लाख, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन कितने का? 50 लाख का है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? निल। तो 54 में कितने की एग्जामेशन मिलेगी? 50 लाख की मिल जाएगी। तो इन टोटल ऑफ 1 करोड़ 25 लाख सिंस इन्वेस्टेड इन स्टिपुलेटेड टाइम, नो ट्रीटमेंट, बैलेंस 75 लाख इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन। एक चीज और, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बट नॉट कमीशन और ब्रोकरेज ऑन परचेज। कमीशन ब्रोकरेज नहीं होगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फीस जो लग रही है, जो स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, so this is your capital gain. Now some of the common adjustment that you have in every question of total income। ठीक है, क्या बात करता है? पहला,
अगर मेरे को रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है इन पीएल क्रेडिट साइड, मतलब पीएल क्रेडिट साइड में दिया रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो पहली बात तो उसको पीजीबीपी में से हटाना पड़ेगा, तो मैं माइनस करूंगी नेट प्रॉफिट में, और हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करना पड़ेगा, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस चेक कर लो डेबिट साइड में है तो, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो माइनस हो जाए, और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले तो उसको पीजीबीपी से हटाएंगे तो माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट में से, टैक्सेबल करेंगे अदर सोर्सेस पे, और डिडक्शन ले लेंगे 80 टीटीए या टीटीबी में, मैक्सिमम 10,000 मैक्सिमम 50,000। आई एम क्लियर? तो एक ट्रांजैक्शन के 2 या 3 जगह ट्रीटमेंट हो रहे तो उसकी बात कर रहे हैं अपन, मल्टीपल ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है 3500 रुपए पर एनम, और ज्वाइंट अकाउंट में मिलती है 7,000 रुपए पर एनम, और बैलेंस जो होता है वो इनका टैक्सेबल होता है। तो अगर ये पीएल की क्रेडिट साइड में दिए हैं तो इनको पहले बार पूरा हटा दो और टैक्सेबल करो अदर सोर्सेज में, और उसके साथ फिर ये एग्जेप्शन जो है वो दे दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम प्रिंसिपल 10,000, इंटरेस्ट 25,000, कि मैंने एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम से क्या बोलते हैं मैंने पैसा भी निकाला है, तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ 25,000। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा नेशनल सेविंग स्कीम का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडीआर पे इंटरेस्ट मिला है, फुल्ली टैक्सेबल, आईएफओएस में कोई एग्जेप्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैक्सिमम 2 चाइल्ड वाली लिमिट रहती है वो कहाँ कहाँ पर है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड 2 चाइल्ड, ट्यूशन फीस में जो डिडक्शन मिलती मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और लीव ट्रेवल कंसेशन में जो एग्जामेशन मिलती वो 2 चाइल्ड। तो 4 जगह आपको इनकम टैक्स में 2 चाइल्ड वाला लगता है, वो चीज आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा कहीं पर भी 2 चाइल्ड वाला पॉइंट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। ठीक है, तो पीपीएफ के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो पीपीएफ जब आप इन्वेस्ट करोगे हर साल एवरी ईयर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिडक्शन मिलेगा कहाँ पर, एटीसी में, मेच्योरिटी जो है वो टैक्सेबल होगी कहाँ पर, आईएफओएस में, और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हर साल जो इन्वेस्टमेंट होगा एटीसी, मेच्योरिटी, आईएफओएस और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जेम्प्ट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हर साल इन्वेस्ट करोगे एटीसी डिडक्शन, मेच्योरिटी आईएफओएस में टैक्सेबल होगी, इंटरेस्ट ऑन एनएससी आईएफओएस में टैक्सेबल होगा और एटीसी डिडक्शन भी मिलेगा अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, अज्यूमिंग री इन्वेस्ट ही हो रहा है वो, तो इसलिए उसका एटीसी में डिडक्शन भी मिल जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पीपीएफ का एग्जाम्प्ट होता है, एनएससी का डिडक्शन मिल जाता है और टैक्सेबल भी होता। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन को पीजीबीपी में क्या रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो पीजीबीपी में रिडक्शन मिलेगी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया है उसका 14% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। ठीक है, 14% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू थ्रू, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट करता है तो क्या होता है, तो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर वो ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक जमा कर देता है, अगर वो ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक जमा कर देता है तो फिर वो अलाउ हो जाएगा पीजीबीपी में, और अगर नहीं तो फिर आपको ट्रीट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को एज ए इनकम और उसको कभी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ठीक है, और अगर उसका आईएफओएस में पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो तो फिर वो कहाँ टैक्सेबल होगा, आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है ड्यू डेट ऑफ सच पॉइंट तक तो पीजीबीपी में अलाउ हो जाएगा, नहीं तो फिर इनकम जो है वो बच जाएगी और कभी डिडक्शन अलाउ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, शी रिसीव्ड 60,000 बाय प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो प्री मैच्योर विड्रॉल किया है उसने डिपॉजिट का 5,000 रुपए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, और इसमें 5,000 रुपए का इंटरेस्ट भी है, तो पूरा का पूरा 60,000 रुपए जो वो टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस में। एटीसी में रिडक्शन क्लेम किया है नहीं किया है कोई वो नहीं है, पूरा का पूरा आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो नो रेलेवेंस ट्रांजैक्शन, जबरदस्ती कुछ घुमा के नया ट्रांजैक्शन बच गया। ठीक है,
अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है मदर्स फादर से, नाना जी से गिफ्ट मिल रहा है, तो अगर आप उसको रिलेटिव कंसिडर कर रहे हो तो आपको टैक्सेबल नहीं होगा, अगर आप उसको रिलेटिव कंसिडर नहीं कर रहे हो तो फिर टैक्सेबल हो जाए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, एग्जेम्प्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, महेश रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 7 लाख डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया, सच डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स व्हिच डिराइव इट्स वैल्यू substantially from assets situated in India. He is a resident and not ordinary resident in India. This means income is deemed to accrue or arise in India. मतलब अगर कोई शेयर्स जो है जो अपनी वैल्यू सब्सटैंशियली इंडिया के एसेट से डिराइव करते हैं तो उस पर कोई इनकम हो रही है तो वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया है, और 7 लाख रुपए जो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और वो नॉन रेसिडेंट होता तो भी टैक्सेबल होता क्योंकि वो शेयर्स की वैल्यू जो वो इंडिया से डिराइव करे, तो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया है। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक एरियाज रहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन में 4 पॉइंट जो है वो आपको हमेशा से कंसिडर करने हैं। पहला क्या कि वो मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ही मिलता है, 20% ही मिलता है, डब्ल्यूडीबी मेथड में मिलता है, 115 बीएससी में नहीं मिलता है। फिर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी में नहीं मिलता, ऑफिस और रेसिडेंशियल यूज में नहीं मिलता, सिर्फ फैक्ट्री में मिलता है, शिप एयरक्राफ्ट या मोटर व्हीकल पे नहीं मिलता। इतने पॉइंट्स होते हैं तो आपको फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट बात करता है कि हमेशा ग्रॉस बेसिस में टैक्सेबल होगा, तो अगर कहीं पर भी कोई आंसर जो है वो नेट दिया हुआ है तो उसको ऐड करके लिखो। ठीक है। टीडीएस कहीं दिया हुआ है कहीं कटा है तो उसको आपको फाइनल टैक्स पेबल में माइनस करके दिखाना है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हाँ तो सब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करोगे कहीं भी लॉसेस का, तो जो टैक्स रेट जिसका टैक्स रेट जिस भी इनकम का टैक्स रेट हायर है उससे पहले एडजस्ट करो, जिसका टैक्स रेट कम है उससे बाद में एडजस्ट करो। ठीक है। हाँ और 112 तक स्पेसिफिकली 1,25,000 तक कोई भी लॉस सेट ऑफ मत करो क्योंकि 1,25,000 तक तो उसका एग्जैम्प्ट है 112। कंपेयर स्लैब रेट विद अदर रेट, पहले आप बेसिक एग्जामेशन लिमिट को किससे माइनस करोगे, स्लैब रेट से माइनस करोगे, और फिर उसके बाद जो है बेसिक एग्जामिशन लिमिट को पहले किससे माइनस करो, स्लैब रेट, उसके बाद फिर जो है वो अदर स्पेशल इनकम से माइनस कर दो। नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है ना उसको हटा देना, कौन सा पॉइंट, हाँ नेक्स्ट। अब आपका क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है। तो अमाउंट गिफ्टेड टू डॉटर इन लॉ 60,000, इंटरेस्ट अर्न बाय डॉटर इन लॉ इज 60,000। तो अमाउंट तो रिलेटिव को दिया गिफ्ट किया तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है 60,000, पर 10,000 का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा ससुर या सास के हाथ में जिसने उसको ये गिफ्ट दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करता है इन द ईयर 1890 ही हैज गिफ्टेड, मतलब हस्बैंड 50,000 दे रहा है टू वाइफ को एंड 30,000 दे रहा है अपने सन को। ठीक है। हु हैज एज्ड 11 ईयर्स, तो माइनर को दे रहा है। ठीक है। और इन लोगों ने एडवांस कर दिया है टू मिस्टर मोहन 15%। तो वाइफ ने और बच्चे ने अपना पैसा जो है वो लोन की तरह इन्वेस्ट कर दिया है और 15% इंटरेस्ट जो मिल रहा है। वाइफ का जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वाइफ को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्लब हो जाएगा किसमें, हस्बैंड के हाथ में। माइनर चाइल्ड को जो इनकम हो रही है वो क्या होगा, तो वो क्लब होगा उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग, और 1,500 रुपए एग्जेम्पशन भी जो है वो मिल जाए। आई होप आई एम क्लियर। ओके। नाउ क्या बोलता है, फादर ट्रांसफर्ड अ फ्लैट टू माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर को क्या बोलते हैं, फ्लैट ट्रांसफर किया है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड फ्लैट वाज लेट आउट बाय हर फॉर 5,000 पर मंथ। अब बेटी ने उसको 5,000 रुपए पर मंथ में लेट आउट कर दिया। क्या बोलता है अब ये, डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। तो डीम्ड ओनरशिप वाला केस है वो माइनर मैरिड डॉटर के केस में अट्रैक्ट नहीं होता है, तो फादर को उसका डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे। बट जब क्या बोलते हैं माइनर को कोई भी इनकम होती है तो माइनर की इनकम किस में टैक्सेबल होती है, उसके फादर के हाथ में। तो जो भी उसका इनकम है 5,000 इंटू 12 एनएबी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी में होता है उतना, तो हाउस प्रॉपर्टी की नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर 1,500 रुपए का एग्जाम्पशन माइनस करके 40,500 उसके फादर के हैंड में हो जाए। आई होप आई एम क्लियर। तो ये आपका है, फादर ने बेटी को ट्रांसफर किया तो क्या डीम्ड ओनरशिप लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन क्या क्लबिंग लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा।
फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ चुका है, दैट इज व्हाट योर रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। नाउ दिस इज द लास्ट 2 पेजेस, ये 29 है और ये 30 है। उसके बाद आपका ये जो वो है वीडियो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। एटीसी अलाउड ओनली इफ पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एटीसी क्या बोलता है कि एटीसी अलाउ होगा ओनली इफ पेड ड्यूरिंग द, मतलब एटीसी मतलब बेसिकली जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस होती है वो अगर आप प्रीवियस ईयर में पे करते हो तो ही अलाउ होती है, उसमें ड्यू डेट का वो नहीं होता। ठीक है। तो एटीसी के खर्चे आप, एटीसी क्या पूरा जो आपका पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है जो आपके एक्सपेंस वाले, तो डिडक्शन को ही पूरा आपको प्रीवियस ईयर में पे करोगे तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। तो एटीसी में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चों की फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया ही अलाउ होगा। ठीक है, इंडिया के बाहर का अलाउ नहीं होगा और 2 ही बच्चों का अलाउ होगा। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस अलाउ हो जाता है किसमें, एटीसी में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड पीपीएफ ये दोनों आप बच्चों के लिए कर सकते हो एटीसी, मतलब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो एटीसी के अंदर। बाकी अलावा इसके अलावा कोई भी खर्चे जो है वो आप अपने और अपनी फैमिली के लिए नहीं एटीसी में क्लेम कर सकते। सिर्फ ये दोनों चीजें सेल्फ प्लस फैमिली दोनों को अलाउड है। अब फैमिली का मतलब है सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रन, पेरेंट्स नहीं आते एटीसी में। डिपॉजिटेड 60,000 इन टैक्स सेवर डिपॉजिट इन नेशनलाइज्ड बैंक इन नेम ऑफ मैरिड सन नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स सेवर डिपॉजिट जैसी कोई चीज का रिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एफडी का मिलता है। डिपॉजिट इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम नॉट अलाउड, एफडी अलाउड। रिकरिंग डिपॉजिट अलाउ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एफडी ही अलाउ होता है। So this is your point related to what your ATC. Next ATD क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मैक्सिमम 5, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 मिलेगा सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस फैमिली मिला के। ठीक है। उसके बाद एक ये लमसम वाला पेमेंट आता है, वो बोलता है कि 72,000 मैंने प्रीमियम भरा है, 3 साल का भरा है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, क्या बोलते हैं ईयर ए से लेके ईयर डी तक, ABCD। तो टेक्निकली ये 4 साल को टच कर रहा है ना। ठीक है। तो टेक्निकली ये लोग 4 साल टच कर रहे हैं, ABCD। तो अब लमसम प्रीमियम में अगर आप किसी प्रीमियम किसी 1 साल का भी मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हो तो उसको फिर वो पूरा साल काउंट करते हैं, एक दिन को साल काउंट करते हैं। तो ABCD 4 साल हो गए, तो 4 साल में आपको 18,000 हर साल जो है वो अलाउ हो जाए। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद 80 क्या बोलता है, शी डिपॉजिटेड 50,000 इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवरी ईयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर डिपेंडेंट aged mother 70 years dependent upon her suffering from severe disability under section क्या बोलते हैं अंडर सेक्शन 80 डिसेबल्ड डिपेंडेंट सीवियर डिसेबिलिटी में कितना डिडक्शन मिलता है, 1,25,000, चाहे आप कितना भी डिपॉजिट करो उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर 10 SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ तो इसकी क्या कंडीशन है, इसकी ये कंडीशन है कि उसका जो ऑपरेशन SEZ कमेंस हो जाना चाहिए 21-22 तक। ठीक है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट में उसने ऑपरेशन जो है वो 31 मार्च 2021 के बाद कमेंस किया, इस रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फाइनेंस हाँ मतलब नहीं सॉरी, इसने स्टार्ट किया है 21-22 में और 31 मार्च 2021 मतलब 20-21 तक आपका ऑपरेशन कमेंस हो जाना चाहिए, तब आपको 10 AA की रिडक्शन मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 80 EEB इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन। ठीक है। तो ईवी लोन की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन कितना है आपका, इंटरेस्ट का अमाउंट ही दिया हुआ है कितना, 1,65,000 एंड इट इज फॉर पर्सनल यूज, लोन इज टेकन ऑन 1 फरवरी 2022। तो यहाँ पर ईईबी में भी वैसा कुछ नहीं कि बिजनेस यूज, आपको पर्सनल यूज भी होगा तो अलाउ हो जाए, रिडक्शन पर्सनल यूज पर अलाउ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीबीपी के जो खर्चे वो पर्सनल यूज पे अलाउ नहीं होते, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से पर्सनल यूज पे अलाउ हो जाता है। तो पीजीबीपी में खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि वो पर्सनल यूज का है। बट ईबी में रिडक्शन मिल जाएगी, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,50,000, भले आपने 165 भरा है बट यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख की। कंडीशन की लोन आपने 2019 से लेकर 2023 के बीच में लिया होगा तभी आपको रिडक्शन मिलेगी, तो हमारा उसके बीच में लिया हुआ है तो इसलिए हमको रिडक्शन मिल जाए। आई होप यू आर डन। So these are 30 out of 30 pages that you have covered. These are 30 out of 30 pages that you have covered here
एंड क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपने सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो हमारी क्वेश्चन बैंक आंसर में आपके लिए डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो। इफ यू वांट टू बाय दिस, अगर आपने हमारा क्वेश्चन बैंक आंसर बैंक बाय नहीं किया और आप सिर्फ पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो प्रोडक्ट लिंक नीचे दी गई है और वहां से आप बाय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।